नमस्कार साथियों। हम लोग आरपीसी कॉलेज व्याख्याता के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे और हम लोगों ने 110 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे कॉलेज व्याख्याता पेपर 2 के। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 111 से शुरुआत वापस कर रहे हैं। और पिछली बार मेरे से गलती से कॉलेज व्याख्याता की जगह स्कूल व्याख्याता बोल दिया गया था, तो आप ध्यान रखें ये पेपर स्कूल व्याख्याता का ना होकर कॉलेज व्याख्याता का है। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये राधिका रमण प्रसाद सिंह द्विवेदी युग के कवि है। किस युग के? द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताना ये द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी युग किसके नाम पर हुआ? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप कमेंट करके जरूर बताना है ना। अगला क्वेश्चन, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? बताओ, घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है तो इसका मनु भंडारी? नहीं, प्रभा खोतान। कौन है? प्रभा खोतान की गणना घोषित यानी नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है। ठीक है, मनु भंडारी ने क्या लिखा था पता ही होगा आपने, यही सच है जो भी फर्स्ट ग्रेड में नहीं लगी है कहानी, यूपीएससी में बहुत पहले चल रही है, ये सच है अभी लगी है इसमें। ठीक है, और एक इनका उपन्यास है फेमस महाभोज। क्या? महाभोज, ये भी मनु भंडारी का है। ये सच है कहानी मनु भंडारी की। और प्रभा खोतान है ना, ये स्त्री विमर्श की हस्ताक्षर मानी जाती है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया है, किस लेखिका को स्त्री विमर्श की हस्ताक्षर माना जाता है? तो कौन है वो? प्रभा खोतान। ठीक है, मृदुला गर्ग ने भी कुछ लिखा होगा ऑप्शन में दिया तो इन्होंने लिखा एक तो आओ पेम्पे, नहीं ये तो प्रभा खोतान का, सॉरी, आओ पेम्पे घर चले, इनकी कुछ रचना और देख लो आप। आओ पेम्पे घर चले किसका है? प्रभा खोतान का। ठीक है, और इनके अलावा इनकी और रचनाएं देखो, तालाबंदी, हमने इन सब की बातें कर रखी है पहले। ठीक है ना, तालाबंदी। और इसके अलावा इनकी एक और रचना है फेमस जो है छिन्नमस्ता। क्या है? छिन्नमस्ता। ये सारी रचनाएं आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है और आगे भी ऐसे ही पूछी जाती रहेगी। ठीक है, आओ पेम्पे घर चले, तालाबंदी और छिन्नमस्ता किसकी है? प्रभा खोतान की। मृदुला गर्ग की, इसकी भी कुछ रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कट गुलाब, कौन सा गुलाब? कट गुलाब, ये किसकी है? मृदुला गर्ग की। इसके अलावा इनकी एक और है उसके हिस्से की धूप। क्या है? उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप, कट गुलाब उसके हिस्से की धूप किसकी है? मृदुला गर्ग की। एक रचना इनकी और है शायद, कौन सी? चित्त कोबरा। कौन सी? चित्त कोबरा, खाली कोबरा नहीं, चित्त कोबरा। ठीक है ना, ये मृदुला गर्ग की। कृष्णा सोबती की एक रचना आपको ध्यान में रखनी है, जिंदगी नामा। कौन सी? जिंदगी नामा, जिंदगी नामा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उस रचना की हम बात करें, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है, इससे आपका बार बार रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नाटकों और उनके रचयिताओं को सम्मिलित कीजिए। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। संयोगिता स्वयंवर, ये किसका? बताओ, बालकृष्ण भट्ट का। अमर सिंह राठौड़ किसका है? राधाचरण, अमर सिंह राठौड़ राधाचरण गोस्वामी किसका? राधाचरण गोस्वामी। महाराणा प्रताप किसका है? राधा कृष्ण दास। लेकिन ये क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट कर दिया, ध्यान रखना, बाकी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? यानी भारतेंदुकालीन जो नाटक की रचना हुई थी उसके मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा नहीं है? मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत किया गया नाटकों में, सही बात है। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, ये भी सही बात है। सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, ये बात भी सही है। परिनिष्ठित भाषा का विस्तार करना, नहीं, ये बात सही नहीं है नाटकों के विषय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट, अभी और पूछा था शायद नेट में, है ना। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, नहीं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? बताओ, कविता सब पर हो सकती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। क्योंकि ठीक है, पहले क्या प्रकृति आदि का वर्णन होता था ना कविता में, तब इनको गुस्सा आया, तब उन्होंने ये चीज़ कही है कि कविता सब पे हो सकती है, आप क्या प्रकृति को लेकर बैठे हो, छायावाद विरोध में ना। अगला क्वेश्चन देखो, 116 नंबर, ये कह रहा है, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताओ। सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य पूर्ण रचनाएं हुई है भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिका में। मतलब पत्रिकाओं की विषय वस्तु थी सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियाँ आदि पर व्यंग्य पर रचनाएं थी। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, ठीक है, ये भी। जीवन के मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, नहीं, यह नहीं थी।
जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं भी मिलती हैं। सारी भारतीय विशेषताएं भी हो जाती हैं, यानी प्रवृत्तियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? बताओ। तो वैदिक की हिंसा हिंसानुभूति, चंद्रावली, भारत दुर्दशा और नील देवी। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये इनका क्रम सही है। इनके एक मौलिक नाटक की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, वो आप याद रखना। हर बार मौलिक और अनुवादित का क्वेश्चन आता है, तो आपको खाली एक मौलिक याद कर लेना, उससे आपको सारे याद हो जाएंगे। एक ट्रिक है, वेवी प्रेच वेवी प्रेच वेवी प्रेच बानी अंश, वेवी प्रेच बानी अंश, ये ट्रिक याद रख लेना, इससे सारे मौलिक नाटक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, वेवी यानी मतलब वैदिक हिंसा हिंसानुभूति, विश्वोत्तम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, ठीक है ना, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये सारे इनके मौलिक नाटक हैं। तो ये ट्रिक याद रखना, इससे आपके सारे काम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैत्रेयी गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम। देखो ये गुप्त मैत्रेयी गुप्त हो गए, दिनकर हो गए, छायावादी सारे कवि हो गए, इन सब की रचनाओं का कालक्रम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कवि माने जाते हैं हिंदी में। तो इनका आंसर क्या होगा? भारत भारती, ये तो नहीं, ये भी नहीं, तो ये है भारत भारती 1912 में लिखी गई थी। ठीक है, साकेत 1931 की थी, यशोधरा 32 में लिखी गई थी, विष्णुप्रिया 1957 में लिखी गई थी। तो ये हो गया इनका क्रम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये बोल रहा है रामनरेश त्रिपाठी ने जो एक कविता लिखी थी कविता कौमुदी, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ना? ये संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, ये पहले ही सही नहीं है, क्योंकि कविता कौमुदी 8 खंडों में संग्रहित है। ठीक है, इसमें हिंदी उर्दू की कविताएं संकलित है, ये बात सही है। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया, ये बात भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया, ये बात सही है, लेकिन 10 खंडों में ना होकर 8 खंडों में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रजा हितैषी किसकी है? राजा लक्ष्मण सिंह की। समालोचक किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ब्राह्मण किसकी? बताओ, ये तो बताइए आपको, प्रताप नारायण मिश्र की। आनंद कादम्बिनी प्रेमगन की। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की भी एक पत्रिका देख लो, कौन सी है? हिंदी प्रदीप। कौन सी? हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। ये सारी रचना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, तो आप इन्हें ध्यान रखें ना। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से छायावादी काव्य संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है, प्रमुख अंग नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, छायावाद का रहस्यवाद लौकिक है। ठीक है ना, छायावाद का रहस्यवाद लौकिक है, लेकिन संत काव्य का रहस्यवाद कैसा है? अलौकिक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन कभी ना कभी ये आएगा, आप देख लेना। ठीक है ना, रहस्यवाद प्रमुख अंग नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। और अगला देखो, इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई, ये बात भी सही है। ठीक है, ध्वन्यात्मकता लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है, ये भी सही बात है। इसमें रीतिकाल और दीर्घकालीन कविता से भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है, ये बात भी सही है। और क्या विशेषता हो सकती है छायावाद? ये सारी विशेषता है। ठीक है ना, इसके अलावा प्रकृति प्रेम मिलता है छायावाद में। क्या मिलता है? प्रकृति प्रेम मिलता है, और नारी प्रेम भी मिलता है छायावाद में। प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, और क्या मिलता है छायावाद में? मानवीकरण भी मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा छायावाद में सांस्कृतिक जागरण भी मिलता है। क्या मिलता है? सांस्कृतिक जागरण भी इसमें मिलता है, किसमें? छायावाद में। इसके अलावा छायावाद में क्या मिलता है? कल्पना की प्रधानता है छायावाद में। किसकी प्रधानता? कल्पना की प्रधानता भी छायावाद में है, कल्पना की प्रधानता भी छायावाद में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताओ। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई। बौद्धिक स्तर की अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई, सही बात है। तो इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग मानेगा, नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है, अलग नहीं मानेगा। ठीक है, इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, ये बात सही है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में है उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की समूचे जीवन में मुक्त विस्तार में, ये बात भी सही है। देखो, जहाँ मैं ये टिक लगा रहा हूँ ना, वो आंसर सही होता है। ठीक है ना, बाकी देखो कथन सही है, लेकिन आंसर पूरा गलत, तो गलत ये है। तो आप थोड़ा समझदार है मेरे हिसाब से, ये चीज़ें समझानी मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। अगर फिर भी आपके कोई दिक्कत हो, समझ लो, मैं जो यहाँ टिक लगा रहा हूँ ना वो सही होता है, यहाँ लगा रहा हूँ ना वो ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसके हिसाब से गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? बताओ, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? बताओ। एक मिनट है ना,
नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। क्या ये बात सही है? सही है। ये वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। ये बात भी सही है। सही है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ व्यक्त करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति अग्रशील है। ये बात भी सही है। ये आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। नहीं, ये बात गलत है। विराट मानव को स्थापित नहीं करती है, लघु मानव को स्थापित करती है। लघु मानव किसे कहा गया? दिशाहारा मानव, ठीक है ना, थका हुआ, दिशाहारा, ठीक है। लघु मानव को महत्व को स्थापित करती है। ये सारी विशेषताएं, प्रवृत्तियां हैं नई कविता की। नई कविता में विवेक, विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन मिलता है। ये कविता वर्जना और कुंठों की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। ये कविता यथार्थ जीवन को एक साथ व्यक्त करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति अग्रशील है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में लघु मानव के महत्व को स्थापित करती है। ये सारी सही है, ठीक है ना। यह विराट दे दिया तो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक के प्रथम सर्ग में? बताओ। हमने इनकी सबकी ट्रिक आपको बता रखी है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ मैं। अरा मुक्ति के लिए परवा ने गिराए भूषण, तार सप्तक की ट्रिक है ना। अरा मुक्ति के लिए, अरा मुक्ति के लिए, अरा मुक्ति के लिए परवा ने गिराया भूषण। किसने गिराया भूषण? परवा ने गिराया भूषण। ये तार सप्तक की ट्रिक है, ठीक है ना। अरा मुक्ति के लिए परवा ने गिराया भूषण। देखो, के लिए का तो मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। अरा, ए मतलब अग्नि, राम मतलब रामविलास शर्मा, मुक्ति मतलब मुक्ति बोध, ठीक है। और परवा, प्रभाकर माचवे, ने नेमी चंद्र जैन, गिराया मतलब गिरजा कुमार माथुर, भूषण यानी भारत भूषण अग्रवाल। अब ये पूछ रहा, देखो इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है? बताओ। प्रभाकर माचवे है, शकुंतला माथुर है क्या इस ट्रिक में? देखो कहीं नहीं है ना, तो इसका आंसर हो गया ये शकुंतला माथुर। तार शब्द के ट्रिक ध्यान रख लेना, कभी याद नहीं होंगे। आप कितनी कोशिश करोगे, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक से आपका काम हो रहा है। आराम मुक्ति के लिए परवा ने गिराया भूषण, ये है तार शब्द की ट्रिक, ठीक है। तो जहाँ चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हो ना, वहाँ ट्रिक बना लेनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। अगला देखो, इनमें से किस कवि की रचना तीसरे सप्तक में है? बताओ। तीसरे सप्तक भी हमने एक ट्रिक बनाई थी, क्या? परम विकु, परम विकु सर्वेश के की, परम विकु सर्वेश के की। ये लास्ट बार बता रहा हूँ मैं, ट्रिक बार बार नहीं बताऊंगा। हाँ, कंटेंट में जरूर बताऊंगा, बाकी पेपर में नहीं बताएंगे, बार बार क्या टाइम खराब होता है। प्रे का मतलब प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मे का मतलब बताओ मदन वात्सयन, वी मतलब विजय देव नारायण साई, कु मतलब कुंवर नारायण, सर्वेश मतलब सरस्वती दयाल सक्सेना, के मतलब केदारनाथ सिंह है, अग्रवाल नहीं है, ठीक है ना, केदारनाथ सिंह है तीसरे सप्तक में। और की मतलब कीर्ति चौधरी। अब ये क्या पूछ रहा है, किस कवि की रचना तीसरे सप्तक में है? केदारनाथ सिंह है क्या? बताओ, आ रहा है, अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह है, ठीक है। हो गई ट्रिक है। तो इस ट्रिक से क्या सारे कवि आपको याद हो जाएंगे। 28 कवि है, 28 कवि में क्या थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, और एग्जामिनर भी बड़ा चालू किस्म का आदमी, वो क्या है, जो 4 शब्दों में कवि है ना, वही ऑप्शन में देता है, तो उससे क्या है, कन्फ्यूजन हो ही जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस कवि की रचना दूसरे सप्तक में नहीं है? देखो, अब इसके लिए ट्रिक तो जरूरी है, तो दूसरे सप्तक की भी ट्रिक मैं लास्ट बार बता रहा हूँ आपको। संभवानी, संभवानी, संभवानी शंकु हरे, संभवानी शंकु हरे। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो कोई नहीं, आप वो याद रखें, अगर ये तो मैंने बनाई है मेरे हिसाब से, ठीक है। संभवानी शंकु हरे, ठीक है। नरेश धर्म, नरेश धर्म, नरेश धर्म रघु मरे, रघु मरे, ठीक है। ये ट्रिक बनाई, मरे का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। सम भवानी शंकर, सम यानी शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। भवानी यानी भवानी प्रसाद मिश्र, शंकु यानी शकुंतला माथुर, हरे, हरे यानी हरिनारायण व्यास, हरि नारायण व्यास। नरेश यानी बताओ, नरेश यानी नरेश मेहता, धर्म यानी धर्मवीर भारती, रघु यानी रघुवीर शाही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कवि दूसरे सप्तक में नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह है, रघुवीर शाही भी है, भवानी प्रसाद मिश्र भी, लेकिन कुंवर नारायण नहीं है, ठीक है ना। इसकी ट्रिक हो गई। ये ट्रिक है कि 28 कवि है और याद करनी पड़ेगी आपको, इसका कोई इलाज नहीं है दूसरा। अगला क्वेश्चन ये देखो, और हर सप्तक आ गया। अब देखो 28 कवि अगर आप हमें याद नहीं है तो ये होगा नहीं। ये क्वेश्चन और आ गया, देखो इनमें से किस कवि की रचना है चौथा सप्तक में? अब बताओ कैसे करोगे आप? तो चौथे सप्तक की भी ट्रिक आज लास्ट बार बता रहा हूँ, देख लो आप। औराज, औराज सौनंद, औराज सौनंद, औराज सौनंद, सुमन श्री राजेंद्र, सुमन श्री राजेंद्र, औराज सौनंद सुमन श्री राजेंद्र। औ मतलब अवधेश कुमार, ठीक है। राज मतलब राजकुमार कुंभज, सौ मतलब स्वदेश भारती, नंद मतलब
बताओ बताओ, नंद किशोर आचार्य, ये राजस्थान के थे, ध्यान रखना। ठीक है। सुमन मतलब सुमन राजे, सुमन राजे। श्री मतलब श्री राम वर्मा है, शर्मा नहीं, श्री राम वर्मा। राजेंद्र यानी राजेंद्र किशोर। ये पूछ रहा है किसकी रचना है चौथे सप्तक में, बताओ। विजय देवनारायण सही, नहीं नहीं, प्रज्ञानंद त्रिपाठी नहीं, नंद किशोर आचार्य है, ये नंद, ये चौथे सप्तक में। इसके हिसाब से 28 कवि है ना, 28 कवि बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में महत्वपूर्ण को, शायद है ना। तो ये 28 कवि के लिए आप ये ट्रिक के काम में ले सकते हो, अगर आपको याद है तो आप वही याद रखें, इसमें नहीं उलझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए, बताओ। पाजेब, पाजेब कहानी किसकी है, बताइए। पाजेब है जैनेंद्र की, ठीक है। हार की जीत, यह है सुदर्शन की, किसकी, सुदर्शन की। बूढ़ी काकी किसकी है, प्रेमचंद की। और रोज, रोज किसकी है, अज्ञेय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए, बताओ। यही सच है, किसकी है, बताओ। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, यही सच है, मनु भंडारी की। राजा निरंबसिया, ये किसकी है, राजा निरंबसिया, बताओ बताओ, सोचो थोड़ा। राजा निरंबसिया किसकी है, बताओ बताओ। तो राजा निरंबसिया किसकी है, रागे राघव की, किसकी है, राजा निरंबसिया, सॉरी कमलेश्वर की। राजा निरंबसिया कमलेश्वर की। जिंदगी और जोंक किसकी है, अमरकांत की, किसकी, अमरकांत की। गदल किसकी है, बताओ। ये रागे राघव की, ठीक है ना। ये सच है, मनु भंडारी। राजा निरंबसिया कमलेश्वर, जिंदगी और जोंक अमरकांत, गदल रागे राघव। ये इंपॉर्टेंट, हर बार पूछी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानी के साथ सम्मिलित कीजिए, बताओ। ममता कालिया की, कौन सी कहानी है ममता कालिया की, उसका यौवन। ममता कालिया की उसका यौवन। नासरा शर्मा की, बताओ, पत्थर गली, कौन सी है, नासरा शर्मा की पत्थर गली। अलका सरावगी की, बताओ कौन सी है, अलका सरावगी की कहानी की तलाश में, कौन सी है, कहानी की तलाश में। मेरुनिशा परवेज की कौन सी, बताओ, अंतिम चढ़ाई, ठीक है। ये सारी कहानी ध्यान रखना, वापस आएगी एग्जाम में घूम फिर के। ममता कालिया उसका यौवन, नासरा शर्मा पत्थर गली, अलका सरावगी कहानी की तलाश में, मेरुनिशा परवेज अंतिम चढ़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए, बताओ। चित्रलेखा किसकी है, सबकी हमने बात कर रखी है, ठीक है ना, भगवती चरण वर्मा की। कब तक पुकारूं किसकी, बताओ, रागे राघव की। प्रति परिकथा किसकी, बताओ, फणेश्वर नाथ रेणु की। मानस कांस, बताओ, मानस कांस अमृतलाल नागर। सारी की हमने बात कर रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तमस, तमस किसका है, बताओ। भीष्म सानी या सही राही मासूम रजा, तमस भीष्म सानी। कुरु कुरु स्वाहा किसका है, मनोज श्याम जोशी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। आधा गांव, बताओ बताओ, आधा गांव राही मासूम रजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है। ये रचना है साहित्य देवता किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी। ये पूछ रहा है ये क्या है, क्या संस्मरण, एक आत्मकथा, एक निबंध, एक रेखा चित्र है। तो क्या है ये, निबंध है। कैसा निबंध है, भावात्मक निबंध है, साहित्य देवता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। तो यह है बावरा एहरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा पर्वा में, आंगन के पार द्वार। मैंने आपको पहले ही बताया है, अज्ञेय को आपको सारी रचनाएं अज्ञेय की याद कर ली हैं काल क्रम वाइज, ठीक है। और एक बार मैं बात कर ही लेता हूँ, मैं सन नहीं बताऊंगा, रचनाएं बोल देता हूँ, आप ध्यान रखना। बोल रहा हूँ, लिखूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। अज्ञेय की, अज्ञेय की पहले तो कहानी देख लो आप, जिनका क्रम ध्यान रखना। सबसे पहले विपत्तिका, एक मिनट है, कौन सी सबसे पहला, विपत्तिका 1937 में लिखी गई थी। फिर परंपरा 44 में आई थी। फिर कोठरी की बात 1945 में आई थी। फिर शरणार्थी 1948 में। फिर जयदोल 1951 में। विपत्तिका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल, ये क्या है, कहानियाँ अज्ञेय की। और इनका उपन्यास का भी क्रम पूछा जाता है। एक है शेखर एक जीवनी, जो 2 भागों में आया था 1941 और 1944 में। फिर इनका उपन्यास है नदी के द्वीप, जो 1951 में आया था। फिर आया था अपने अपने अजनबी, ठीक है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये क्या है, इनके उपन्यास है, ठीक है। और अब रचनाएं देखो आप इसकी, रचनाओं से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखो। एक संस्मरण है, स्मृति लेखा। संस्मरण क्या है इनका, अज्ञेय का स्मृति लेखा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यात्रा वृत्तांत भी इनका इंपॉर्टेंट है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में। एक बूंद शेषा उछली 1960 में, याद रखना। इसके अलावा देखो इनकी रचनाएं, अब एक तो भगनदूत, फिर है भगनदूत है 33 में, फिर चिंता 42 में, इतियल 46 में, हरी घास पर क्षणभर 49 में, बावरा एहरी 54 में, 1954 है ना। इंद्र धनुष रोंदे हुए 1957, अरियो करुणा पर्बे में, पर्वा में 1959, आंगन के पार द्वार 1959, ये भी
क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, माँ वृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, ये पूछा हुआ है नदी की बांक पर छाया। तो ये सारा क्रम आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि अज्ञेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा वैसे, क्योंकि हम इनकी बात जब कंटेंट देखेंगे तब बात करेंगे वैसे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। बताओ। राजी शेठ, राजी शेठ की रचना है तीसरी हथेली। क्या है? तीसरी हथेली। स्वयं प्रकाश की क्या है बताओ? स्वयं प्रकाश की सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह का क्या है? अतिथो देवो भव, अतिथि देवो भव है ना। मैत्रेयी पुष्पा का क्या है बताओ? चिन्हहार। अब बताओ, हमने सारी रचनाओं की बात कर रखी है, खाली एक इसको छोड़ दो, ये हमने अभी बात नहीं की है। अब ध्यान रखना, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है अतिथो अतिथि देवो भव। ठीक है, और सूरज कब निकलेगा किसका है? स्वयं प्रकाश का। ये नहीं है हमारे सामने, आई तो इनको नोट कर लो है ना। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम। देखो, छायावाद के जो 4 कवि हैं उनकी सभी रचनाएं हमें कालक्रम से आनी ही चाहिए क्योंकि इनका क्वेश्चन घूम फिर के हर बार आता है। ठीक है, तो अभी मैं इनको बारे में नहीं बताऊंगा, खाली यही ध्यान रखना, इनका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी और स्वर्णदुली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 मिनट है ना। ये देखो, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेव वर्मा की रचनाओं का सही विकल्प किस विकल्प में? कालक्रम से पूछ रहा है। देखो, छायावाद का कालक्रम पूछा जाता है। निहार, रसीन, नीरजा, दीपशिखा, संध्या की दियामा, ये इनकी रचना है। ठीक है, अगला देखो, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की काव्य कृतियों का कालक्रम। देखो आ रहा ना, छायावाद के सारे कवियों का कालक्रम आपको याद करना है। ठीक है ना, जो बोल रहा हूँ वो याद कर लेना आप, कालक्रम से आपका काम हो जाएगा। कानन कुसुम, आंसू, लहर, कमायनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। संशय की एक रात किसका है? नरेश मेहता का। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध, बताओ बताओ किसका है? रघुवीर सही। संसद से सड़क तक धूमिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे हैं, एक पेज में क्वेश्चन हो रहा है ना। अगला देखो, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करो। अशोक वाजपेयी, इनकी रचना क्या है? एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में। ऋतुराज, इनकी है अंगीरस। कौन सी रचना? अंगीरस। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। नागार्जुन, बादलों को घिरते देखा। अब मुझे आप कमेंट करके बताना, एक कंठ विश्व ये किसकी रचना है? हमने बात शायद कर रखी है इसकी, और बात नहीं भी कर रखी है तो ये आसान है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आपको बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों को रचनाओं के साथ सम्मिलित करो। नरेश मेहता की रचना कौन सी बताओ? नरेश मेहता की वन पाखी सुनो। शमशेर बहादुर की रचना कौन सी बताओ? बात बोलेगी। केदारनाथ सिंह की रचना बताओ? अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, सारी किसकी है? केदारनाथ सिंह की। नंद किशोर आचार्य की रचनाएं बताओ, बताओ बताओ? जल है जहाँ। और इनकी एक और रचना है छीलते हुए अपने को, इस पर शायद एक आदमी पुरस्कार मिला था इन्हें, शायद 2021 या 20 में। छीलते हुए अपने को, नंद किशोर आचार्य का है। ये हमारे राजस्थान के और बीकानेर के रहने वाले हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित। आखिरी चट्टान तक हमने बात की भी, किसका है? मोहन राकेश का। अरे यायावर रहेगा याद, ये किसका है बताओ? अज्ञेय का। किसका है? अज्ञेय का। हंसते निर्जर देहकती भट्टी, हंसते निर्जर देहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर का। पैरों में पंख बांध कर, किसका है बताओ? आराम वृक्ष, बेनीपुरी का। ठीक है, और गोपाल प्रसाद व्यास की कोई रचना तो खूनी हस्ताक्षर। कैसा हस्ताक्षर? खूनी हस्ताक्षर, ये किसकी है? गोपाल प्रसाद व्यास की रचना है। जो रचनाएं बार बार पूछी जाती है कम से कम आपको वो याद कर ही लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करो। मृणाल पांडे, मृणाल पांडे का है पटरंग पुराण। राजी शेठ, इनका है तत्सत, तत्सत। सूर्यबाला, इनका कौन सा है? अग्निपंखी, या रे अग्निपंखी पंखी। मैत्रेयी पुष्पा, इसका कौन सा है? इदनमम। सारी हमने बात कर रखी है। मृणाल पांडे, पटरंग पुराण, राजी शेठ, तत्सत, सूर्यवाला, अग्निपंखी, मैत्रेयी पुष्पा, इदनमम, सबकी बात कर रखी है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आत्मकथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। बताओ। जूठन, जूठन किसकी आत्मकथा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिष राय। अर्ध कथा, ये किसकी है? नगेंद्र की। अपनी धरती अपने लोग, किसकी है? रामविलास शर्मा की। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें ना। भीष्म साहनी का एक रचना है तमस। क्या है? तमस। अगला क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित संस्मरण और रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। चेतना के बिंब किसका है? नगेंद्र का। स्मृति की रेखाएं महादेव वर्मा। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हम अस्मत् किसका है? कृष्णा सोबती का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस साहित्यकार ने राष्ट्रीय मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? बताओ। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे जिन्होंने की थी। ठीक है, साहित्य देवता मखनलाल चतुर्वेदी। दिनकर और हरिओद की एक एक रचनाएं बतानी है। छोड़ो, हरिओद की मैं बता देता हूँ, प्रिय प्रवास। अब दिनकर की रचनाएं आपको एक बतानी है, एक रचना कोई भी बता देना, देखते हैं आपको आती है कि नहीं आती। अगला क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता यानी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जन रुचि जागृत या परिष्कृत करने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ, गलत कौन सा है? विविध विषयों पर सरस कविता लिखने की प्रेरणा दी सरस्वती के माध्यम से, सही बात है। परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों को प्रयोग को प्रोत्साहन दिया, ये बात भी सही है। विविध काव्य रूपों को अपनाने का आग्रह किया, ये बात भी सही है। गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध, नहीं। गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग थी भारतेंदु युग में। कहाँ थी? भारतेंदु युग में। लेकिन द्विवेदी युग में गद्य और पद्य सब खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। किस बोली में? खड़ी बोली में। ठीक है ना, खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और खड़ी बोली का स्वर्ण काल पूछ रहे तो वो छायावाद है। कौन सा वाद? छायावाद। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अंधेरे बंद कमरे किसका है? मोहन राकेश का। जिंदगी नामा पूछ ले तो यह है कृष्ण सोबती का। बलच नामा पूछ ले तो यह है नागार्जुन का। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का। ठीक है, सारी रचनाएं की हमने पहले बात कर रखी है। देखो क्वेश्चन आगे यही आएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप यहाँ से देख लो, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करो, बस भरोसा रखो आप। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करो। रानी केतकी की कहानी ये किसकी है? इंशाअल्लाह खां की। किसकी? इंशाअल्लाह खां की। भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी, ये रहा राम प्रसाद निरंजनी। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। पद्म पुराण यह है दौलत राम की, ये नहीं मिली हमें, है ना, दौलत राम, ये याद रखना। पद्म पुराण किसकी है? इसकी दौलत राम। एक पद्म पराग है, वो किसकी बताओ? पद्म पराग, हमने बात कर रखी है, बताना आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। और 2016 का जो पेपर था ना, इसका किसका बोलते हैं, ये कॉलेज व्याख्याता का, उसका भी ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तुलसीदास किसकी रचना है? बताओ। तुलसीदास निराला की। किसकी है? निराला की। वैदेही वनवास किसकी? बताओ। हरिओद की। हिम तरंगिणी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। रसवंती किसकी? बताओ। रसवंती तो यह है दिनकर की। अब देखो मैंने पूछा था ना दिनकर की रचना बताओ, ये आ गई रसवंती। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि हम पूरा पेपर पढ़ते हैं ना, तो पूरे पेपर में हमें काफ़ी क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एक बार जब भी आप पेपर करो ना, तो पूरा पेपर आपको पढ़ना चाहिए। कई बार क्या है 4-5 क्वेश्चन पूरा पेपर पढ़ना सही हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, फिर ही उस पर टिक लगाने चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोगों ने आरपीसी कॉलेज व्याख्याता 2016 का जो पेपर था, 2 पेपर हुए थे, वो सारे सोल्व कर लिए हैं। अब रहा पेपर एक कॉलेज व्याख्याता का 2020 का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो 2020 वाले पेपर के साथ आपको मिलेगा। अगर इनमें अगर कोई त्रुटि रही है, वैसे कोशिश तो नहीं रही होगी, फिर भी अगर देखो रह जाती है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके सामने कोई त्रुटि आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसे हम सुधार कर देंगे, जिससे क्या है किसी दूसरे की गलती नहीं हो। ठीक है ना, तो इतना काम आप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।